नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने लिया गिलगित बल्तिस्तान में बेहद नामचीन PTDC होटलों को बंद करने का फैसला, सियाहत और रोजगार दोनों पर पड़ेगा असर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मीडिया की आजादी सलब करने की कोशिश। और वादी में सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए सयाहत से वाबस्ता सभी अफराद तैयार। गिलगित बल्तिस्तान सयाहती लिहाज से एक ऐसे मराकज के तौर पर उभर सकता है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की सयाहती सलाहियत कभी उभर कर मंजर आम पर नहीं आ सकी। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के उरूज पर आने से पाकिस्तान और फिर उसके नाजायज कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत मुतासिर होती रही है। पाकिस्तान कभी कोरोना की वजह से तो कभी किसी और बहाने से यहां आने वाले सयाहों पर पाबंदी आयद कर देता है। इसके जरिए पाकिस्तान यहां के मकामी बाशिंदों से उनकी कमाई का जरिया छीनता है। इस बार तो पाकिस्तान ने यहां मौजूद बेहद नामचीन PTDC होटलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका असर सयाहत और रोजगार दोनों पर पड़ेगा। जो सयाह गिलगित बल्तिस्तान आकर मकामी बाशिंदों की आमदनी का जरिया बनते हैं, उनके आने पर ही पाबंदी आयद की जा रही है। कभी कोरोना का खौफ दिखाकर सयाहों को नहीं आने दिया गया, जबकि पाकिस्तान के सूबों में सयाहों को जाने की इजाजत काफी पहले ही दी जा चुकी थी। तो कभी रोजगार के मौके खत्म करके अवाम की पेट पर लात मारने की कोशिशें की जा रही हैं। वो अवाम जो पाकिस्तानी पॉलिसियों के बाइस पहले ही बेयारो मददगार की जिंदगी जी रहे हैं, वो अवाम जो गुर्बत और बेरोजगारी और लाचारी का दूसरा नाम बने हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का एक और फैसला यहाँ के अवाम पर भारी पड़ने जा रहा है, और वो फैसला यहाँ मौजूद पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी PTDC के होटल्स बंद करने का है। जाहिर सी बात है कि ऐलान होते ही इस फैसले की सख्त मुखालफत शुरू हो गई है। जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो नाम कमाने वाली चीज़ है वो है टूरिज्म, और वो टूरिज्म रिलेट है गिलगित बल्तिस्तान के साथ। ये आज़ाद ज़राई ये कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड इसका यानी निस्ब भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी टूरिज्म डिपेंड करती है गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म पे, और उस टूरिज्म को जो बूस्ट करता है वो हमारे PTDC होटल है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर आप PTDC होटल्स के साथ अगर कोई दुश्मनी वाला रवैया रखते हैं, तो इसका दूसरे अल्फाज में ये बनता है कि आप गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये हुकूमत की पॉलिसियां ही हैं जिसके चलते गिलगित बल्तिस्तान में दिलकश मनाजिर सयाहों के लिए तरस जाते हैं। सयाहती मौसम में भी सयाह यहाँ का रुख करने से कतराते हैं। वजह उनके यहाँ रहने, घूमने और खाने पीने के मुकम्मल इंतजामात और बुनियादी ढांचे की अदम दस्तयाबी है। अव्वल तो सयाह यहाँ पहुँच ही नहीं पाता, और अगर आ भी गया तो कई तरह की मुश्किलात से घिर जाता है। फिर भी यहाँ की खूबसूरती देखकर जो लोग आना भी चाहते हैं, उन्हें आने से रोकने के लिए पाकिस्तान कुछ न कुछ रुकावट हायल करने की कोशिश करता है। अवामी एक्शन कमेटी की माने तो पाकिस्तानी हुक्मरान और इस वक्त यहाँ काबिज निगरां हुकूमत ने यहाँ की वाहिद इंडस्ट्री यानी सयाहत का बेड़ा गर्क कर रखा है। हुकूमत के मनमाने फैसलों की जिंदा मिसाल है PTDC होटल्स बंद करने की कवायद। लोगों ने जो अपनी जमीनें दी हैं
وہ اسپیشلی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی زمینوں کی بڑی پرائم لوکیشنز کو، یہ اس طرح سلیکشن لینڈز کی نہیں ہوئی ہے کہ ویسے ہی آ کے کہیں زمین تھی تو PTDC بنے ہیں. اس کے لیے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹس لوگوں کی ٹیمیں تشکیل دی تھی، جن نے بڑے سائٹ سین اور بڑی پرائم لوکیشنز کو شارٹ لسٹ کیا تھا اس ٹائپ کے ٹورزم پروموشن کے لیے، ایسی اکوموڈیشنز بنانے کے لیے. اور لوگوں سے جبرانہ طور پہ یہ لینڈ لی گئی تھی کہ بھائی ہم آپ کے ایریے کے اندر یہ چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. گلگت بلتستان یعنی سیاحتی مقامات کا خزانہ، ہر طرف خوبصورت مناظر، باوجود اس کے یہاں مٹھی بھر سیاح ہی آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو تھوڑے بہت لوگ یہاں آ بھی رہے ہیں ان کا آنا بھی بند ہو جائے. وجہ ہے پاکستان کے من مانے فیصلے، جس میں تازہ ترین معاملہ ہے PTDC ہوٹلوں کو بند کرنے کا. اس فیصلے کی زد میں اس سے جڑی ایک بڑی آبادی کے گھروں کا چولہا بھی جلانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ حکومت نے انہیں گولڈن ہینڈ شیک دینا تو دور، کوئی معاوضہ تک نہیں دیا. اس PTDC کے اندر جتنے بھی ملازمین اس وقت گلگت بلتستان کے جتنے بھی شعبے ہیں، سیٹ اپس ہیں، جو یونٹس ہیں، ان کے اندر جتنے بھی ملازمین ہیں، ان کو سب سے پہلے ان کے بقایا جات ادا کیے جائیں، اور عزت مندانہ انداز میں ان کو اگر رخصت کرنا چاہتے ہیں تو گولڈن ہینڈ شیک سے بھی بڑھ کے ان کو حقوق دے کے، چونکہ 20-22 سال 30 سال ان کی 40 سال ان کی خدمات ہیں اس ادارے کو بنانے میں، اس کی تعمیر و ترقی میں یہاں کے ملازمین کا کلیدی کردار رہا ہے. ہوٹل انڈسٹری سے جڑے لوگوں کی کمر تو ضرورت سے زیادہ ٹیکس، افسروں کی منمانیوں اور کرپشن نے پہلے ہی توڑ دی ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ صاف و شفاف کارروائیوں کے تحت حکمراں خود سیاحتی شعبے کے فروغ کے لیے اقدام کریں. سستا لون دینے اور چکانے سے متعلق پالیسی نافذ کر کے سیاحت سے جڑے لوگوں کو راحت دی جا سکتی تھی، لیکن گلگت بلتستان میں ایسے اقدام سرے سے غائب ہیں. جب کمائی کا آدھے سے زیادہ پیسہ رشوت اور ٹیکس میں چلا جائے تو سیاحتی شعبہ کہاں سے کامیاب ہوگا؟ ستم ظریفی یہ کہ پاکستان یہاں ایسے افسران کو بٹھا دیتا ہے جنہیں سیاحت کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہے، جن کا کام صرف افواہ پھیلانا اور پروپیگنڈا کرنا ہے، جس سے سیاحت کا بھٹا بیٹھنا طے ہے. زمینوں کی بندرباٹ ہے، لینڈ ریفارم ایکٹ کے ذریعے ہماری زمینوں کی بندرباٹ ہو رہی ہے، اس کو بھی ہم کسی کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. پہاڑ کی چوٹی سے لے کر دریا کے کنارے تک اسی عوام کی ملکیت ہے، اس حق ہے اور حق رہیں گے. اور جہاں جہاں گورنمنٹ کو ضرورت پڑ جاتا ہے، وہ بھی اسپتال سکول کے لیے ضرورت پڑ جاتا ہے، تو وہاں کے علاقے کے عمائدین کو پوچھ کے ان کو اعتماد میں لینے کے بعد اسی زمین کے فیصلے ہوں گے. کسی بند کمرے میں فیصلہ ایکشن کمیٹی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ متنازع علاقہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے متنازع علاقہ کلیئر کیا ہے. سیاحت ایک ایسا شعبہ ہے جو یہاں کے عوام کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پالیسی ہونی چاہیے. اس سے بھی زیادہ ضروری نیت ہونی چاہیے کہ عوام کو خوشحال بنایا جا سکے. گلگت بلتستان کے غزر، گوجال اور استور جیسے پسماندہ علاقوں میں سیاحت کو فروغ دے کر کافی کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہی ہو جاتا ہے کہ ایک غلام خطے کے عوام کی خوشحالی کے لیے پاکستان بھلا اقدام کیوں کرے؟ وہ تو یہاں سیاحت کو زخم پہنچانے والے فیصلے لے رہا ہے. ایسے میں اس سے بھلا کیا امید کی جا سکتی ہے؟ سیاحت ایک ایسا شعبہ ہے جس سے نہ صرف ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جموں کشمیر کے مقامی عوام کا روزی روزگار جڑا ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ مرکز کے زیر تحت جموں کشمیر کی شناخت بھی جڑی ہوئی ہے، جسے قائم رکھنے میں حکومت کی بہتر پالیسیوں کے ساتھ عوام کا تعاون بھی کافی اہم ہے. لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران چاروں طرف پھیلے ہوئے کورونا وائرس کا برا اثر جموں کشمیر کے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ شعبہ سیاحت پر بھی پڑا. نتیجتاً 6 مہینے تک مختلف ہوٹلوں اور ریسورٹ میں ٹورسٹ بکنگ تقریباً نہ کے برابر رہی.
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही सही अनलॉक के इस दौर में सयाहों को वादी में आने की इजाजत मिल चुकी है और यहाँ के दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह लौटने लगे हैं और इस सिमत में उनका इस्तकबाल करने के लिए सयाहत से वाबस्ता सभी लोग तैयार हैं। बात चाहे सैरो सयाहत की हो या एडवेंचर स्पोर्ट्स की या फिर इकोलॉजिकल या रिलीजियस टूरिज्म की, जम्मू कश्मीर में ऐसी बहुत सी खुसूसियात मौजूद हैं जिनकी बदौलत इसे सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती के अलावा भी ऐसी कई कदीम विरासतें हैं जिसे देखने और जानने के लिए बड़ी तादाद में सयाह खींचे चले आते हैं। हालांकि कोविड-19 की वजह से सयाहों की आमद रुक सी गई थी, जो अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। सयाहों को किस तरह से वादी में बेहतरीन सहूलियात मिलें, इस पर गौर खोज करने के लिए हालिया रोज श्रीनगर के नगीन क्लब में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सयाहत के शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ अफराद ने शिरकत की। ऑलरेडी कुछ ऐसी इंक्वायरीज जो हैं यहाँ आ रही हैं. माय फ्रेंड्स टेल मी दैट दे हैव स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज, द होटल्स हैव स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज एंड वी आर geared up, we are very enthusiastic. You could see the enthusiasm by the number of people here, the number of people who are here. आपको इस चीज़ से पता चलता है कि ये शायद जो इन्होंने अभी फरमाया कि काफ़ी देर से इनकी AGM नहीं हुई थी और आज जो इन्होंने यहाँ आके ये AGM अपना कंडक्ट किया है, that itself is a positive sign, that itself is a message that we are here, we are ready to invite you all and we are going to create such conditions जिसमें हम सारे कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करेंगे. आपका ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग जो है उसको हम इंश्योर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने से ज़्यादा लोग जो हों वो यहाँ आएँ और हमारे स्टेट, हमारे यूनियन टेरिटरी में, पूरे जम्मू कश्मीर में विज़िट करें. तकरीबन 2 साल बाद मुनक्किद हुए इस इजलास में आए हर एक शख्स का मानना था कि अब वक्त आ चुका है जब सयाहों की आमद को बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना वबा और दीगर वजूहात के चलते सयाहत पहले ही काफी पिछड़ चुकी है. इजलास में काफी तादाद में सयाहत से वाबस्तगी रखने वाले कारोबारी और सरकारी एहलकार मौजूद रहे. इस दरमियान लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए और मास्क लगाए नजर आए. इस दौरान डॉक्यूमेंट्री के जरिए कश्मीर के तारीखी मकामात, तहजीब और सकाफत को भी दिखाया गया. इंशाल्लाह जो हम आज की मीटिंग यहाँ पर हुई है, जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं, लेट्स होप कि जो हम जिस टर्मोइल से गुजरे हैं, जो प्रेजेंट कंडीशंस आफ्टर 5th अगस्त एंड देन दिस कोविड कंडीशंस, इंशाल्लाह वी विल रिकवर. प्राइम मिनिस्टर की भी ये मैसेज है, बी वोकल फॉर लोकल. अब जो है ना, बिकॉज अब द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, इंटरनेशनल पैकेजेस पे लोगों को बहुत सारा स्पेंडिंग करना पड़ता था. नाउ दे विल हैव टू गो बैक टू द लोकल टूरिज्म, दे विल बी स्पेंडिंग लेस कंपेयर टू द इंटरनेशनल टूरिज्म. तो मुझे लगता है डोमेस्टिक टूरिज्म का बूम होगा इंशाल्लाह एज सुन एज वी आर डन विद द कोरोना वायरस स्केयर. एटलीस्ट आई बिलीव कि मार्च के बाद अच्छा खासा रिवाइवल हो सकता है एज फार एज डोमेस्टिक टूरिज्म इज कंसर्न्ड. ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर सयाहत को फरोग देने के लिए मुसलसल कोशिशें करती रही है और इस साल भी एसोसिएशन ने महकमे सयाहत के साथ मिलकर ये अहम इजलास मुनक्किद किया है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में सयाहत की सनत को फरोग देना है, जो यहाँ के अवाम के लिए रोजगार का सबसे अहम जरिया है. कश्मीर की हसीन वादियाँ जिस तरह से सयाहों को अपनी जानिब रागिब करती हैं, इसमें ये पहल सोने पर सुहागे का काम करेगी. यहाँ आए लोग इस बात से पुरुम्मीद थे कि मौजूदा हालात कुछ वक्त की बात है और जल्द ही कश्मीर में सयाहत का कारोबार एक बार फिर से नई ऊंचाई को छुएगा. आज कुछ अहम मुद्दों पे बातचीत की कि कैसे हम फिर रिवाइव करेंगे जो ये कोविड का प्रॉब्लम हुई है हमें, तो उसमें कैसे हमें टूरिज़्म को फिर से एक बार रिवाइव करना है. मुश्किलात तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन जो कोविड की वजह से हुई है इसने बहुत ही हमें यहाँ पर एक, मैं कहूँगा, सेटबैक दिया है इस इंडस्ट्री को, जो एक सबसे बड़ी, मैं कहूँगा, इंडस्ट्री है हमारी यहाँ J&K की.
बात चाहे सैर व सयाहत के लिए वादी कश्मीर में वाक़ डल झील और निशात बाग जैसे खूबसूरत सयाहती मकामात की करें, या फिर शंकराचार्य मंदिर की, या फिर पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। जम्मू कश्मीर में वाक़ मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद गुज़िश्ता कुछ दिनों में बढ़ी है। दुआ बस यही की जानी चाहिए कि इस जन्नत को अब किसी की बुरी नजर न लगे, हालात साजगार रहें और जल्द से जल्द कोरोना का खात्मा न सिर्फ पूरी वादी बल्कि पूरे मुल्क से हो जाए, जिससे सयाह एक बार फिर से बाहें फैलाकर इस गुलशन का दीदार करने आ सकें। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। पामिर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मनपसंद उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट न मिलने से नाराज सियासी कारकुनों ने एहतजाज किया। इसके साथ ही ये लोग मरकजी वजीर गंडापुर को रिश्वत लेकर टिकट देने का कसूरवार मान रहे हैं। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि चीन और पाकिस्तानी फौजी इदारे FWO की जानिब से सिपैक मंसूबे को तैयार करने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जंगलात को ऐसे ही बुरी तरह से मुतासिर किया जा रहा है। मकामी अवाम को माहौलियाती नुकसानात झेलने के लिए छोड़ दिया गया है और उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे की तरक्की के लिए ऐसी ही कुर्बानियां देते रहें। 21st सेंचुरी कॉलोनी ने ट्वीट किया है कि आला ब्यूरोक्रेट को ये भी नहीं पता है कि बाबूसर टॉप दियामर में है, न कि खैबर पख्तूनख्वा के कघन वैली में। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर के मकामी नौजवान रईस अहमद ने आसपास के इलाकों में घर के बने सेहतमंद टिफिन खिदमत का आगाज किया है, जिसका मकसद फास्ट फूड की बजाय घर के बने लजीज खाने को ग्राहकों के डोर स्टेप तक पहुंचाना है। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि कोरोना वबा के बीच आम लोगों की जिंदगी वापस मामूल की ओर लौटती दिखाई दे रही है। वादी, जो बॉलीवुड का सेकंड होम भी माना जाता है, यहाँ एक पंजाबी गाने की शूटिंग की गई। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि अलग अलग ममालिक के तकरीबन 300 डॉक्टरों के एक ग्रुप ने जम्मू कश्मीर में कोरोना के दौरान नॉन कोविड मरीजों के लिए फ्री टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन सर्विस देने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मीडिया की आज़ादी सलब करने की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। सहाफ़ियों पर हुकूमत की जानिब से तमाम तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। सहाफ़ी इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, वो एक दायरे में सिमटे हुए हैं। इसके अलावा सहाफ़ियों को तनख्वाह तक मैसर नहीं होती। उन्हें अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सियासी रहनुमाओं और ब्यूरोक्रेसी के ताकतवर अनासिर की तारीफ में कसीदे पढ़ने पड़ते हैं। जो ऐसा नहीं करता उसके अखबार को कोई भी सरकारी इश्तिहार नहीं मिलता। खासतौर से मकामी अखबार तो शुरू से ही निशाने पर रहे हैं। हुकूमत के इस रवैये से नाराज मकामी सहाफ़ियों ने गुज़िश्ता रोज मुजफ्फराबाद में एहतजाज किया। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साफियों पे जुल्म बंद करो, साफियों पे जुल्म बंद करो। एहतजाज कर रहे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इन सहाफ़ियों का इल्जाम है कि जमहूरियत के चौथे सतून समझे जाने वाले मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत यहाँ आए रोज नए हरबे इख्तियार कर रही है। सहाफ़ी होने के बावजूद वो अपने फ़राइज़ को आज़ादाना तौर पर अंजाम नहीं दे पा रहे। उनके ऊपर तमाम हुकूमती बंदिशें नाफिज करते हुए उन्हें सच लिखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ सच लिखना किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। जो भी सच लिखने की कोशिश करता है उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे धमकियां दी जाती हैं। ऐसे में नाराज सहाफ़ी कह रहे हैं कि उन्हें जल्द ही इस बात का फैसला लेना होगा कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ जाना है या फिर पाकिस्तान के। यहाँ एजेंसियों के बंदे भी मौजूद होंगे। आप कश्मीरियों के बारे में आप फैसला करें कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है। यहाँ अखबारों के माली वसाइल छीने जा रहे हैं, जिसकी वजह से दर्जनों अखबार बंद हो चुके हैं। इन मकामी अखबारात के मालिक और मुलाजिम बेहद नाजुक हालत में हैं।
सहाफियों की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंद अखबारात को छोड़ दें तो दर्जनों ऐसे अखबार हैं जो अपने यहाँ काम करने वाले सहाफियों को तनख्वाह तक नहीं दे पाते। बुनियादी सहूलियात से महरूम अवाम के मसाइल पर भी उन्हें लिखने की आज़ादी नहीं है। अगर उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश भी की तो उन पर तशद्दुद तक का रास्ता इख्तियार किया जाता है। उन्हें सरकारी इश्तिहार भी बिल्कुल नहीं दिए जाते। जो आज़ाद कश्मीर में सच्ची बात यह है कि जो सहाफ़ती एक मायार है वो सिर्फ मुंशीगिरी की हद तक मौजूद है। आप पॉलिटिकल लीडरशिप की, ब्यूरोक्रेसी की, जो कुछ ताकतवर जितने भी अनासर हैं उनके हक़ में तो लिख सकते हैं, लेकिन उन लोगों के हक़ में लिखना बहुत मुश्किल है जो बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सहाफत को दफन करने की कोशिश हो रही है। अवाम के मुश्किलात का हुकूमत के सामने अजाला करने वाले सहाफ़ी अब अपने हुकूक के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। अपने अहले खाना के जिम्मेदारियों की वजह से कुछ सहाफ़ियों को हुकूमत की मुंशीगिरी करनी पड़ रही है, लेकिन बहुत से सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाले, बल्कि वो तो खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि हम खुद ही हुकूमत से किसी भी तरह के इश्तिहार नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हीं सरकारी इश्तिहारात का लालच देकर हुकूमत उन्हें अपने खिलाफ न लिखने के लिए मजबूर करती है। आज के बाद ये जो PID इस्लामाबाद है, हमें ये जो इक्का दुक्का इश्तिहारात देते हैं, इन इश्तिहारात का आप बाइकाट करें। मैं अपने अखबार सदाए चिनार का ये इस खिच्ची का जो दफ्तर है, इसके दफ्तर से मैं आज के बाद इश्तिहार नहीं दूंगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक तरफ मकामी अखबारात बंद होने के कगार तक जा पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी मीडिया हाउस यहां अपने ब्यूरो खोलकर मकामी मीडिया को पेशे से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये सब पाकिस्तान की हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है। मकामी अखबारात को इश्तिहारात के लिए 25% कोटा रखा गया है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया के लिए 75%। मकामी सहाफ़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक कोई आज की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर आई सभी हुकूमतों ने सहाफ़ियों के पर कतरने की कोशिश की है। तारीखी अहमियत की हामिल मुगल रोड पुंछ और राजौरी के लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जब ये रोड चलती है तो मकामी अवाम को हर लिहाज से इसका फायदा पहुंचता है। बर्फबारी की वजह से जब नकलो हमल तातुल का शिकार होता है तब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब ये रास्ता खुला रहता है, सिर्फ पुंछ में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी खूब रौनक और चहल पहल रहती है। मुगल रोड की वजह से यहाँ कारोबार को भी फरोग मिल रहा है और रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। इस शाहरा की वजह से पुंछ की वादी कश्मीर से दूरी भी काफी कम हो जाती है, जिसके चलते इन दिनों वादी के लजीज सेब आसानी से पुंछ के आवाम को खाने को मिल रहे हैं, वो भी बेहद किफायती दामों पर। तारीखी मुगल रोड का आवाम की जिंदगी पर और क्या असर हो रहा है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मुगल रोड से पुंछ के लोगों का न सिर्फ कश्मीर जाना आसान हो गया है, बल्कि कश्मीरी सेब का स्वाद चखना भी सस्ता हो गया है। वही सेब जो पहले 100 रुपए फी किलो खाने को मिलता था, अब 25 से 30 रुपए में मिल रहा है, जबकि पेड़ों से टूटकर नीचे गिरने वाला सेब 20 रुपए किलो मिल रहा है। वादी में इस बार काफी सेब हुआ है और पुंछ में सेब मुगल रोड के जरिए ही आ रहा है। उम्दा किस्म का सेब भी 30 या 40 रुपए फी किलो बिक रहा है। गौरतलब है कि शोपियां से पुंछ की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और शोपियां में काफी ज्यादा सेब होता है। सेब यहाँ जो मिल रहा है, हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले जो गाड़ियाँ आती थी वो जम्मू वाले रास्ते आती थी और यहाँ पे 80-90 रुपए किलो सेब मिलता था। अभी मुगल रोड खुलने की वजह से यहाँ 20-25-30 रुपए तक सेब मिलता है और अच्छे से अच्छा मिलता है और आने जाने में लोगों को यहाँ की बहुत सहूलियत है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ है, यहाँ आने मुगल रोड की बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि इस वक्त वहाँ से जो सेब आ रहा है हर गरीब अमीर आदमी सब खा रहे हैं और पहले गरीब लोग जो है यहाँ सेब नहीं खा सकते थे। अब मुगल रोड खुलने की वजह से 20-25 रुपए हर गरीब भी हर अमीर भी सब खा रहे हैं। मुगल रोड की वजह से पुंछ में चहल पहल बढ़ गई है।
इसे वादी से जोड़ने वाली मुगल रोड हिफाजत के नजरिए से काफी अहम है। इसकी तारीखी अहमियत है। मुगलों के जमाने से ही कश्मीर जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल होता था, इसीलिए इसका नाम मुगल रोड पड़ा। इस तारीखी रास्ते से कश्मीर जाना न सिर्फ काफी आसान है बल्कि वक्त और पैसा दोनों ही बचता है। कश्मीर से मुख्तलिफ मसनूआत आसानी से मुगल रोड के रास्ते यहाँ आता है, जैसा कि इन दिनों सेब आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद है कि जो ये मुगल रोड का रास्ता खुला है, इसकी वजह से हमारी पुंछ की आवाम को बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि जो सेब हमारा बाहर जाता था 80 रुपये और 100 रुपये केजी बिकता था, वो आज की डेट में 20 रुपये और 30 रुपये रेट हो गया है। तो हमारे जो दूर दराज के बच्चे या परिवार है उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि ताकि ये जितना से जितना सेब अगर बाई चांस पुंछ की तरफ आ रहा है तो सस्ते रेट में हम जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं तो सेब जम्मू खित्ते में भी पैदा होता है, लेकिन जो लाजवाब जायका कश्मीर के सेब में है वो कहीं और नहीं। इसलिए न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरे मुल्क में कश्मीरी सेब की मांग काफी ज्यादा है। पहले जब ये मुगल रोड नहीं खुली थी तब यहाँ सेब और मुख्तलिफ मसनूआत जम्मू के रास्ते आता था, जिसकी लागत काफी ज्यादा होती थी। लेकिन अब यहाँ के लोग सुबह कश्मीर जाकर शाम को वापस आ जाते हैं। इस रास्ते पर नक्लो हमल बढ़ने से कारोबार और तिजारत दोनों को काफी फरोग मिला है। ये जो मुगल रोड खुली है इससे हमें बहुत ही फायदा हुआ कि हम सुबह जाते हैं श्रीनगर, शाम को वापस आ जाते हैं, अच्छा से अच्छा सेब लाते हैं और सस्ते से सस्ता लाते हैं। गरीब आदमी सेब खुल के खा सकता है, क्योंकि यही सेब जो दूसरे रास्ते से आता है वो 100 रुपये किलो होता है या 150 रुपये किलो होता है। वही सेब जो ये मुगल रोड से आ रहा है 20 रुपये और 30 रुपये में बिक रहा है। हर गरीब आदमी खा सकता है सेब, क्योंकि अमीर आदमी खाएगा सेब 100 रुपये या 150 रुपये किलो ला। जो गरीब आदमी है वो यही सेब खाएगा जो मुगल रोड से आ रहा है। और फ्रेश सब्जियाँ आ रही हैं, भिंडी आ रही है, टमाटर आ रहा है और वधिया से वधिया सेब आ रहा है, अच्छा सेब आ रहा है। मुगल रोड लोगों को तफरीह का भी एहसास करवाती है। वहीं इलाके के मकामी अवाम के लिए इसे लाइफलाइन भी कहा जा सकता है। नेशनल हाईवे के अलावा वादी पहुंचने का ये बेहद खास रास्ता है। पीर पंजाल रीजन से गुजरने वाली मुगल रोड सयाहत को फरोग देने के लिए भी काफी अहमियत रखती है। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर जाएंगे, तब इस पूरे इलाके में आमद-ओ-रफ्त दोगुनी हो जाएगी और इसका फायदा यकीनन यहाँ के बाशिंदों को होगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।